हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स अध्याय 3 धारा विद्युत के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक व्हीटस्टोन सेतु के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन प्रिंसिपल। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये जो सिद्धांत है ये किरचॉफ के नियम पर आधारित है। किरचॉफ के नियम के आधार पे हम इसके सूत्र को निकाल सकते हैं। तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। इसे सेतु क्यों कहा जाता है? सेतु शब्द लगा है ना, इसे सेतु क्यों कहते हैं और संतुलन की स्थिति क्या होती है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं ताकि आपको कंठस्थ हो जाए और आपको देखते ही देखते आपसे बनने लगे, आपको याद हो जाए और इसकी थ्योरी क्या है आप अच्छे से समझ जाएं। तो देखिए बच्चों, इसके अंतर्गत कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैंने लिख दिया है इस स्क्रीन पे। किरचॉफ के नियमों के आधार पर व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन के लिए शर्त ज्ञात करना है। शर्त का मतलब वही होता है P/Q बराबर R/S। ठीक है, अथवा में व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो आपको इसका सिद्धांत लिखना भी होगा और इसे सिद्ध भी करना होगा। अभी मैं बताऊंगा कि इसका सिद्धांत क्या होता है, उसको आप लिखेंगे भी और अगला क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा। ये वाला देखिए, सिद्ध कीजिए कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, या व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत P/Q = R/S को सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। एक इंग्लैंड के भौतिकविद थे बच्चों, जिन्होंने सन 1842 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनका पूरा नाम था S.C. व्हीटस्टोन। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, इसका उत्तर लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे इसमें हम लोग? व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते हैं। अभी समझाऊंगा मैं कितने होते हैं। 4 प्रतिरोध होते हैं जो एक चतुर्भुज की भुजाओं में जुड़े होते हैं। ठीक ना? देखो पहले आपको चित्र में यहाँ पे बना देता हूँ तो आसान हो जाएगा आपको लिखने में और समझने में भी। देखिए 4 प्रतिरोध, हम लोग 4 बिंदु ले लो। पहले आप लोग ऐसे 4 बिंदु रखना। ये 4 अब 4 भुजा बना दीजिए इस प्रकार से। थोड़ा सा गैप देके बनाएंगे ताकि प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए स्पेस मिल जाए। ये 4 हमने ले लिया, 4 भुजाएं ले लिया। इसका नाम दे दिया हमने A, B, C और D। ठीक है, अब इसमें 4 प्रतिरोधों को जोड़ दीजिए। एक प्रतिरोध है ये, एक प्रतिरोध है ये, एक प्रतिरोध है ये और एक प्रतिरोध है ये। 4 प्रतिरोधों को हमने जोड़ दिया। और इसके एक विकर्ण, जैसे यहाँ पे A और C क्या है? एक विकर्ण है। A और C क्या है? एक विकर्ण है। तो उन्होंने क्या बोला? एक विकर्ण में एक सेल लगा दिए और एक कुंजी लगा दिए K1। ठीक है, और दूसरा विकर्ण जो है B और D, इसमें उन्होंने एक धरामापी लगा दिया G और एक कुंजी लगा दिया यहीं पे K2। ये बैटरी का धन सिरा है और ये ऋण सिरा है। जैसे ही K1 और K2 को हम लोग प्रेस करेंगे, दबाएंगे उसको, तो इस बैटरी या सेल E से के धन सिरे से धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है और यहाँ पे आके A बिंदु पे आके यही धारा 2 भागों में बंट जाती है और ये धारा आगे बढ़ती है और B बिंदु पे आके पुनः 2 भागों में ये बंट जाती है। ठीक है, और B से D की ओर एक धारा चलती है और A से D की ओर एक धारा चलती है और D बिंदु पे आके दोनों धाराएं आपस में मिल जाती हैं। एक धारा D से C की ओर चलती है
और सारी धाराएं बी से सी की ओर और डी से सी की ओर आने वाली धाराएं सी पर मिलती हैं और पुनः ये धारा आई बन जाती है, क्योंकि आई करंट यहाँ से फ्लो हो रही है। ये आप इतना याद रखेंगे। तो जो 4 प्रतिरोध उन्होंने लिया चतुर्भुज के 4 भुजाओं में, उसका नाम दिया उन्होंने पी क्यू आर एस। क्या दिया? पी क्यू आर एस। इस प्रकार से उन्होंने अपना थ्योरी को, अपने सिद्धांत को इसी प्रकार से जोड़ा चारों प्रतिरोध को, और उन्होंने बताया कि जो दोनों चतुर्भुजों के संलग्न भुजाएं हैं, संलग्न मतलब लगी हुई एक साथ, जैसे ए बी और बी सी एक साथ लगा हुआ है और ए डी और डी सी एक साथ लगा हुआ है, तो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, जैसे कि पी और क्यू इक्वल टू होता है आर बाई एस, मतलब दोनों संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है। दोनों संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। इसी को उन्होंने बोला व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। ठीक है, लेकिन ये व्हीटस्टोन सेतु एक कंडीशन दिया उन्होंने कि ये संतुलन की स्थिति में काम करेगा। किस स्थिति में? संतुलन की स्थिति में ये काम करेगा। ठीक है ना? संतुलन की स्थिति क्या होती है? देखिए, ये जो धारा, अपना धारा मापी यहाँ पे दिख रहा है, इस धारा मापी में जब हम लोग K1 और K2 को प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो धारा बहती है। तो उस स्थिति में ये जो धारा मापी देखिए यहाँ पे लोग ना, ऐसा होता है, देखिए आप समझ जाएंगे। यहाँ पे इस प्रकार से स्केल बना होता है और एक इंडिकेटर होता है ऐसा, ये 0 होता है, इधर -5, इधर +5, ऐसा करके होता है ना। गैल्वेनोमीटर, इसमें जी लिखा होता है। आप अपने क्लास में जाएंगे तो प्रैक्टिकल होगा आप में ना स्कूल में, तो आप उसको देखेंगे। तो ये जो जी जो ये आपका धारा का इंडिकेटर है, ये 0 पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? 0 पे। इसी को बोलते हैं सेतु की संतुलन अवस्था। क्या बोलते हैं इसको? सेतु की संतुलन अवस्था। इसी स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु काम करेगा। संतुलन अवस्था का मतलब यह है कि जब ये 0 पे इंडिकेट करेगा, इसका मतलब इसमें धारा नहीं बह रहा है। ठीक है, इसमें धारा नहीं बह रहा है, उस कंडीशन में ही ये लागू होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको लिखते हैं। अब पूरी बात आपको समझ में आ गई ना? चलो यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूँ, समझ जाइए कि यहाँ पे धारा जब आई आगे बढ़ता है तो ए बिंदु पे आके 2 रास्ते मिल जाते हैं ना। तो आई में से मान लेते हैं कि I1 भाग चला जाता है P में और I2 भाग चला जाता है R में। अब ये जो I1 इधर की ओर फ्लो हो रहा है, ये B बिंदु पे आता है और B बिंदु पे पुनः इसके 2 रास्ते मिल जाते हैं। तो I1 में से कुछ भाग, चूँकि ये G है तो हम इस करंट का नाम दे रहे हैं IG। IG चला गया धारा मापी में से प्रवाहित होने के लिए। बचा कितना यहाँ पे? I1 में से IG तो इधर चला गया, बचा क्या? I1 माइनस IG, यही ना बचा। अब यहाँ से I1 माइनस IG आगे बढ़ता है और इधर से IG आगे बढ़ता है और यहाँ से I2 आगे आ ही रहा है A से D की ओर। तो I2 और IG D बिंदु पे मिलेंगे तो ये जो धारा हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी बताइए? I2 प्लस IG हो जाएगा इतना ना। ठीक है, अब यहाँ पे I2 प्लस IG और इधर से B से C की ओर I1 माइनस IG आता है और C बिंदु पे मिलता है। आपस में जोड़ देंगे बच्चों तो IG और IG कैंसिल हो जाएगा, I1 प्लस I2, और जो I था वही ना यहाँ I1 I2 में जुड़ा था और जुड़ के हो जाएगा यहाँ पे I। बात समझ में आ गया ना? ठीक है, ये अगर समझ में आ गया होगा तो आपको पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसको लिखते हैं और इसको प्रूफ करते हैं। तो क्या लिखे हम लोग? चतुर्भुज की भुजाओं में, व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते हैं जो एक चतुर्भुज की भुजाओं में जुड़े होते हैं। ठीक है, जिसके एक विकर्ण, कौन सा विकर्ण है? एक विकर्ण है आपका AC, दिख रहा है ना? एक विकर्ण AC के बीच एक सेल E व कुंजी K1 जुड़ी होती है तथा दूसरे विकर्ण BD, दिख रहा है ना, के बीच क्या क्या जुड़ा है बच्चों? एक धारा मापी व कुंजी K2 जुड़ी होती है। बात समझ में आ गया यहाँ पे? अब यदि धारा मापी
यहाँ पे ऐसा लिख लीजिए, चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। धारामापी में कोई विक्षेप न हो। तो इस स्थिति को बोलते हैं सेतु की संतुलन अवस्था। इसी को बोलते हैं सेतु की संतुलन अवस्था। तो यहाँ लिख दीजिए, इस स्थिति में सेतु संतुलन में कहा जाता है। इतना लिख लिए, कहा जाता है। तब यहीं पे आपको लिखना है बच्चों कि सेतु की संतुलन अवस्था में क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए, सेतु की संतुलन अवस्था में किन्हीं भी दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात, जो मैंने बताया था अभी, शेष दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इसे ही बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, अर्थात P/Q = R/S। यहाँ पे लिख देंगे, यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आइए हम लोगों ने क्या देखा कि व्हीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं और उनका सिद्धांत क्या था। यहाँ तक हमने सिद्धांत को लिख लिया। अब हमें इसकी सूत्र जो है P/Q = R/S, इसको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये किरचॉफ के नियम पर ही आधारित है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, सूत्र की स्थापना। बिल्कुल आसान है, एक बार आप समय निकाल के इसको अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको कंठस्थ हो जाएगा। इससे पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, है ना। चलो अब यहाँ पे लिखते हैं। मान लो हमने क्या किया, पहले क्या किया था, मैंने क्या बोला था कि कुंजी K1 और कुंजी K2 को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो चारों प्रतिरोधों में PQRS में धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। और वो आप इसको लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। चलो मैं लिख ही देता हूँ, शार्ट में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। मान लो सेल कुंजी K1 व, क्योंकि कुंजी को दबाएंगे तभी तो धारा प्रवाहित होगी ना, वह K2 को दबाने पर प्रतिरोधों PQR व S में क्रमशः, देखिए PQR व S में क्रमशः मैं लिख दे रहा हूँ ना डायरेक्ट। P में क्या धारा जा रहा है, I1, Q में क्या जा रहा है, I1 - IG, है ना। R में क्या जा रहा है, I2, और S में क्या जा रहा है, I2 + IG। तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं PQRS में क्रमशः कितना धारा प्रवाहित होती है। P में कितना जा रहा है बच्चों, बताइए। P में I1, Q में I1 - IG, R में I2 व S में I2 + IG। ये धारा प्रवाहित हो रही थी ना। देखिए, ये देखिए, P में I1, Q में I1 - IG, R में I2 और D में I2 + IG। ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया। इसको लिख दीजिए, धारा प्रवाहित होती है। अपने शब्दों में भी आप इसको लिख सकते हैं, बस समझ लीजिए, ठीक है। अब मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे
कब काम करता है ये? सेतु संतुलन अवस्था में काम करता है ना। तो सेतु संतुलन अवस्था में कब होगा? जबकि धारामापी जो था, धारामापी में धारा ना बहे। तो धारामापी में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही थी बच्चों? देखो तो ये था धारामापी, धारामापी में कौन सी धारा जा रही थी? IG। तो ये संतुलन में कब कहलाएगा? जब IG जो धारा है इसका मान 0 हो। तो संतुलन अवस्था में IG का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए, मान लो धारामापी में बहने वाली धारा IG है तब। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ना समझेंगे अच्छे से इसको। इसमें 2 लूप देखते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, ठीक है। किरचॉफ का कौन सा नियम लगाएंगे? द्वितीय नियम लगाते हैं और उस स्थिति में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार से P/Q और R/S को हम लोग प्रूफ कर पाएंगे बिल्कुल आसानी से। तो चलिए एक लूप ले लेते हैं। एक लूप है, देखिए ADBA, समझ में आ रहा है? या ABDA किधर से भी ले सकते हैं। तो चलो जैसे धारा हमारा I1 जिधर से जा रहा है उधर से ले लेते हैं। देखिए कैसा लूप ले रहे हैं? ऐसा लूप ले रहे हैं। किधर से चल रहे हैं हम लोग? लूप एक लूप बन रहा है, पहला लूप बन रहा है ABDA, बंद लूप हो गया। और बंद लूप के लिए किरचॉफ का नियम लागू होता है। मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था ना, जो नहीं देखे हैं आप उसको देख लेंगे एक बार, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके और क्लियर हो जाएंगे। दूसरा लूप बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पे कौन सा लूप दूसरा बनेगा? BCDB, B से C से D से B, ये वाला लूप बनेगा आपका, बनेगा ना। तो दूसरा लूप कौन सा बन रहा है? BCDB। तो इस लूप में हम लोग किरचॉफ का नियम लगाएंगे। किरचॉफ का द्वितीय नियम में क्या होगा? प्रतिरोधों और धारा का गुणनफल, ये होता है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। तब बंद लूप ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार प्रतिरोध क्या है? I1 और धारा क्या है? I1, प्रतिरोध क्या है? P। I1 P से प्रवाहित हो रहा है, प्लस G में क्या जा रहा है? IG, प्रतिरोध के रूप में क्या है वहाँ पे? धारामापी, तो IG, और ये हो जाएगा माइनस I2R, ठीक है, इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिखे? ऐसा क्यों लिखे हम लोग? यही ना परिपथ था आपका। समझा देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। धारामापी है, ये लूप मैंने लिया हूँ, ABC नहीं था यहाँ पे क्या था? D था। ये था P। चलो पूरा ही बना देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बना देने रफ के लिए। ये 4 प्रतिरोध में लिया था, यह P, Q, R और S। यहाँ पे धारा I1 जा रहा था, यहाँ पे जा रहा था क्या? IG, और इसमें क्या जा रहा था? I1 माइनस IG, और यहाँ से I2, और यहाँ पे प्रवाहित हो रहा था I2 प्लस IG, यही प्रवाहित हो रहा है ना। ये चित्र था आपका। तो हमने ये लूप लिया, तो I1 के साथ P है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे क्या? I1 इंटू P, धारा प्रतिरोध का गुणनफल। फिर हम लूप किधर? A से B चला, B से D चल रहे हैं, तो अभी लूप की दिशा में ही चल रहे हैं, इसलिए हमने IG और ये कैपिटल G का गुणनफल को क्या लिया? हमने प्लस में लिया। अब देखिए D धारा किधर जा रही है? A से D की ओर, और लूप किधर है? D से A की ओर, क्योंकि ABDA है तो इसको माइनस में लेंगे, I2 इंटू R। और इस परिपथ में कोई विद्युत भाग बल है नहीं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 0। अगर विद्युत भाग बल होता तो यहाँ पे उसका मान लिख देते, जैसा कि मैंने किरचॉफ के द्वितीय नियम को बताते वक्त आपको समझाया था, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। अब संतुलन की स्थिति में क्या होगा बच्चों? संतुलन की स्थिति में मैं बताया था ना अभी, IG इक्वल टू क्या होगा? 0। तो IG का मान इसमें 0 रखेंगे तो हो जाएगा कितना? I1P प्लस 0 इंटू G माइनस I2R, यानी कि I1P ये हो गया, इसका पूरा मान हो गया 0। तो I2R इक्वल टू 0, तो इसको लिख सकते हो क्या? I1P इक्वल टू I2R लिख सकते हैं। इतना ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। सेम इसी प्रकार से आप देखिए बंद लूप जो हमने आपको बताया था अभी, कौन सा? इसी बिंदु है BCDB,
डी से बी, बंद लूप हुआ, तो बंद लूप बी सी डी बी में सेम वही किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार क्या कंडीशन हो जाएगा, देखिए बी से सी चलिए, बी से सी चलते हैं तो धारा कितना बह रहा है, I1 माइनस आई जी, तो यहाँ पे लिखिए I1 माइनस आई जी इंटू क्यू, प्रतिरोध क्यों है, धारा एवं प्रतिरोध गुणनफल। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक चले बी से सी की ओर, तो धारा जिधर जा रही है उधर ही लूप भी है, लेकिन लूप अब यहाँ सी से डी की ओर आने के बाद धारा की दिशा चेंज हो जाती है, डी से सी की ओर धारा चल रही है और सी से डी की ओर लूप है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। डी में कौन सी धारा चल रही है भाई, I2 प्लस आई जी, प्रतिरोध कौन सा है S, तो इंटू एस। अब यहाँ पे देखो फिर माइनस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि लूप चल रहा है बी सी डी बी, तो डी से बी की ओर धारा चल रही है बी से डी की ओर, लूप है डी से बी की ओर और धारा चल रही है बी से डी की ओर। इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए धारा चल रही है आई जी और प्रतिरोध के रूप में क्या है, धारा मापी जी इक्वल टू 0। अब वही कंडीशन लगाना है संतुलन की स्थिति में। संतुलन की स्थिति में क्यों लगाते हैं हम लोग इसको बार बार, क्योंकि ये सिद्धांत ही है, ऐसा ही है जो संतुलन की अवस्था में ही काम करता है। तो संतुलन की स्थिति में क्या होता है, आई जी इक्वल टू 0, तो रखिए इसमें I1 माइनस आई जी की जगह पे 0 रख दीजिए, क्यों, I2 प्लस आई जी की जगह पे 0 रखिए, S माइनस 0 इंटू जी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए क्या बचा, I1 क्यू माइनस I2 S बराबर 0, यही बचा ना। अब देखिए I1 क्यू बराबर लिख सकते हो I2 S, समीकरण 2। हमें सीधे क्या करना है, P बाई क्यू बराबर R बाई S। तो समीकरण 1 में देखिए P यहाँ पे है, P यहाँ पे है, R यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी P और R ऊपर में आ गया। नीचे देखिए Q यहाँ पे है, S यहाँ पे है, ये Q और S। तो क्या करना पड़ेगा, देख के समझ में आ जाना चाहिए। समीकरण 1 को समीकरण 2 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो अपना फार्मूला आ जाएगा ना। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, भाग दीजिए तो इतना तो कर ही सकते हो भाई, है ना। I1P और यहाँ पे क्या लिखेंगे, I1Q इक्वल टू, उधर क्या है समीकरण 1 में I2R और यहाँ पे कितना है समीकरण 2 में I2S, है कि नहीं है। अभी I1 से I1 कैंसिल आउट हो गया और I2 से I2, तो बचा क्या, ये तो बचा। बात समझ में आ गया, यही है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। समझ में आ गया अच्छे से कि नहीं आया, आ गया होगा आपको समझ में। अब देखिए कुछ चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे हमने सेतु का नाम लिया था ना, सेतु मतलब क्या होता है, पुलिया। तो देखिए पुलिया, पुल जैसे नहीं लग रहा है, बी से डी एक पुल है, अगर बी से डी पे जाना है तो एक पुल को पार करना पड़ेगा जिसमें कि धारा मापी लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम सेतु पड़ा ना, सेतु पड़ा इसीलिए इसका नाम। तो व्हीटस्टोन सेतु ने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसमें जो है इसको थोड़ा समझ लीजिए, जो 4 भुजाएं हैं उनका नाम क्या क्या है, हो सकता है कभी आपको काम में आ जाए, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो P और Q वाली भुजा दिख रही है, ये P और Q वाली भुजा दिख रहा है, AB और BC, इन भुजाओं को बोलते हैं अनुपातिक भुजाएं, ठीक है ना। इनको बोलते हैं क्या, अनुपातिक भुजाएं, आप नोट करते चले जाएंगे। और यहाँ पे R वाली भुजा तथा S वाली भुजा दिख रहा है। R वाली भुजा मतलब A और D, R वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं, इस भुजा को बोलते हैं नोन आर्म्स, मतलब कि ज्ञात भुजा। यहाँ पे हम लोग प्रतिरोध तो लगाएंगे लेकिन ये ज्ञात होगा, ज्ञात प्रतिरोध यहाँ पे लगाएंगे। ये आपको समझ में आएगा नेक्स्ट लेक्चर में, जब मैं आपको बताऊंगा मीटर सेतु, वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे काम करता है। और व्हीटस्टोन सेतु किस सिद्धांत पे काम करता है, किरचॉफ के नियम पे आधारित है। इसीलिए यहाँ से एक क्वेश्चन आता है बच्चों, देखो किरचॉफ का नियम या व्हीटस्टोन सेतु, याद रखेंगे ना। इन दोनों में से क्वेश्चन आपके 12th एग्जाम में आना ही है, या न्यूमेरिकल आए या खुद आ जाए किरचॉफ का नियम, या व्हीटस्टोन सेतु डायरेक्ट आ जाए या इससे संबंधित न्यूमेरिकल आ जाए। एक क्वेश्चन यहाँ पे आना तय है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जानना भी जरूरी है। और इसके आधार पे एक्सपेरिमेंट भी तो है आपके एग्जाम में, मीटर सेतु, उसको देखेंगे हम लोग। उसका डायग्राम आपको मैं दिखा दूंगा, चित्र भी दिखा दूंगा उसका, वो होता कैसा है उसको दिखा भी दूंगा मैं, है ना। चलिए, तो आर को बोलते हैं हम लोग ज्ञात प्रतिरोध। यस है बच्चों यहाँ पे अज्ञात प्रतिरोध। यस क्या है, अज्ञात प्रतिरोध। तो जो भुजा DC है या CD है, इसको हम लोग बोलते हैं अज्ञात भुजा, अननोन आर्म्स। बात समझ में आया। और दूसरी चीज़, A और C दिख रहा है, एक विकर्ण A और C, और B और D, B और D, A और C, B और D, इन भुजाओं को हम लोग कंजुगेट आर्म्स कहते हैं। कंजुगेट समझ में आ रहा है ना, संयोगी भुजाएं कहते हैं।
क्योंकि संतुलन की अवस्था के लिए, संतुलन की स्थिति में सेल और धारामापी की स्थिति को हम लोग क्या करते हैं, परस्पर बदल देते हैं, तो सेतु संतुलन को और कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि ए और सी के बीच ये जो भुजा है आपका, इसमें सेल लगा है, बी और डी के बीच में धारामापी लगा है। अगर इसको लोग चेंज कर देंगे संतुलन की अवस्था में निकाल के, तो भी इसमें कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि संतुलन की अवस्था में इसमें धारा बहेगी नहीं। तो इसको उठा के यहाँ रख दो, इसको उठा के यहाँ, उस कंडीशन में क्या होगा, धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। बात समझ में आ गया ना? चलिए ठीक है, ये आपको कुछ जानकारी मैंने बता दिया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने साथियों के साथ थोड़ा सा शेयर करें ताकि वो भी आराम से इसको पढ़ सकें आसान शब्दों में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।